नमस्कार। मैं महिमा आज आपको सुनाने जा रही हूँ सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा लिखी हुई कहानी कल्याणी। विवाह के बाद नववधू को लेकर जब बैरिस्टर राधा रमण घर लौट रहे थे तब रास्ते में ही एक रेल दुर्घटना हो गई। कई बाराती घायल हो गए। दो का तो घटना स्थल पर ही अंत हो गया। मरने वाला एक लॉ का विद्यार्थी था और दूसरे थे स्वयं बैरिस्टर राधा रमण। मृत्यु के कुछ क्षण पहले एकाएक राधा रमण ने आंखें खोलकर चारों तरफ देखा। पास ही बैठे हुए अपने मित्र जय कृष्ण से कहा, कल्याणी को तुम्हें सौंपता हूँ। यह चाहे तो इसका विवाह भी कर देना, इसे कोई कष्ट न होने पाए। अधिक वह कुछ न बोल सके और उनका प्राणांत हो गया। घायल बारातियों के साथ नववधू कल्याणी को लेकर जय कृष्ण घर आए। 2 दिन पहले कल्याणी के सौभाग्य पर बहुतों को ईर्ष्या हुई थी। आज घगर में उसके दुर्भाग्य की चर्चा थी। उसका मुंह देखना तो दूर, सौभाग्यवती स्त्रियां उसकी छाया से भी डरती थीं। वे सोचती, यह स्त्री कितनी अभागी है कि इसके परिवार में तो कोई था ही नहीं। विवाह का कंगन भी न छूट पाया था और वैधव्य मुंह बाए निगल जाने को खड़ा था। वरना क्या उसी दिन उसी ट्रेन में रेल दुर्घटना होनी थी। कुछ भी हो, घर घर बड़ी बूढ़ी स्त्रियों में यही चर्चा थी कि अपने सत्यानाशी पैरों से जिस घर जाएगी उसी घर में कोई दिया जलाने वाला न रह जाएगा। धीरे धीरे यह बात जय कृष्ण की पत्नी मालती ने भी सुनी। पति और संतान के लिए हिंदू नारी क्या नहीं कर लेती। उसके कल्याण के लिए अपना तन मन सभी कुछ निछावर कर सकती है प्रसन्नता से। और जिस बात में उनके किंचित मात्र भी अहित की शंका होती है वह काम हिंदू नारी कभी भी नहीं कर सकती। मालती का जी अंदर ही अंदर घबरा उठा। वह क्या करे। उसे तो अभागिन कल्याणी पर भी दया आती थी, किंतु जिस दिन जय कृष्ण का जरा सिर दुखता था, बच्ची उपमा जरा भी अनमनी हो जाती, उस दिन ऐसा जान पड़ता जैसे कल्याणी का दुर्भाग्य मुंह खोले उसे निगलने को दौड़ा आ रहा है। वह उपमा को यह अपनी चाची कल्याणी बहुत अच्छी लगती थी। कल्याणी के आने के बाद उपमा सदा उसी के पास खेलती रहती, उसी के हाथ से नहाती और दूध पीती। रात में सो जाने के बाद ही मालती उसे ले जा सकती थी। वह बालिका जागते में अपनी चाची को छूना ही नहीं चाहती थी। मालती को यह बात पसंद नहीं थी। वह नहीं चाहती थी कि उपमा उससे इतनी हिल मिल जाए। दबी जबान में उसने कई बार पति से कहा, कल्याणी को कहीं भेज दो। किसी की जवान विधवा आज 6-6 महीने से अपने घर में है, लोग क्या कहते होंगे। और जय कृष्ण सदा हंसी में टाल देते, तुम क्यों घबराती हो, कहने वाले मुझे ही तो कहेंगे, विधवा जवान हो या बूढ़ी, तुम्हें तो कोई कुछ भी न कहेगा। किंतु जिस बात से मालती सबसे अधिक डरती थी वह बात जय कृष्ण से कभी न कह सकी। वह कैसे कहे कि वह भी इन बूढ़ियों की बात पर विश्वास करती है। उसे रात दिन अपने पति और बच्चे की अमंगल की आशंका बनी रहती है। धीरे धीरे 7 महीने बीत गए और जय कृष्ण कुछ भी निश्चय न कर सके कि वे कल्याणी के लिए क्या करें। एक दिन नगर के किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति के मर जाने से ऑफिस बंद हो गया और वे समय से बहुत पहले घर आ गए। नीचे कोई न था। ऊपर उपमा की आवाज आ रही थी। सोचा वे लोग ऊपर ही होंगे। ऊपर गए, सीढ़ियों पर चढ़ते ही देखा कल्याणी नहाकर बाल सुखा रही है। खूब लंबे घने काले केशों के बीच गोरा गोरा मुंह बिल्कुल चांद सा लग रहा था। बड़ी बड़ी आंखों में एक विशेष प्रकार का आकर्षण था। ऐसा सौंदर्य तो जय कृष्ण ने कभी नहीं देखा था। अंग प्रत्यंग से यौवन जैसे फूटा सा पड़ता था। क्षण भर निहारने का लोभ जय कृष्ण स्मरण न कर सके। और तभी कल्याणी की नजर जय कृष्ण पर पड़ी। उसने सिर ढक लिया। लज्जा की लाली उसके चेहरे पर दौड़ गई। उसका सौंदर्य दूना हो गया। इधर जय कृष्ण का अधीर मन बेकाबू हो चला। वे अब सीढ़ियों से ऊपर जाकर कुर्सी पर बैठ गए। कल्याणी से बोले, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है कल्याणी। कल्याणी मरी जा रही थी। वह नहीं चाहती थी कि जय कृष्ण उससे ऐसे समय में कोई भी बात करें जब मालती घर में नहीं है। बात चाहे कुछ भी न हो, पर मालती को संदेह जरूर होगा, यह कल्याणी जानती थी। वह इसलिए चुप थी। पर जय कृष्ण फिर बोले। उनकी आवाज भारी और स्वर कांप रहा था। कल्याणी, मृत्यु के समय राधा रमण तुम्हें मेरे हाथों सौंप गए हैं। मेरा कर्तव्य तुम्हें सुखी बनाना है, किंतु सुख का मार्ग तुम्हें ही निश्चित करना होगा। कल्याणी ने आंखें उठाकर जय कृष्ण की तरफ देखा, किंतु देख न सकी। उनकी आंखों में उसने कुछ देखा।
उसे अच्छी तरह न जान सकी कि क्या था, किंतु उस दृष्टि में कुछ था जिससे कल्याणी सिहर उठी। एक प्रकार की बिजली सी उसके सारे शरीर में दौड़ गई। यह उसका पहला अनुभव था। कल्याणी ने कहा, आप जो ठीक समझें करें, मैं कुछ नहीं जानती। अच्छा होता कि आप बहन जी के आने पर मुझसे बातें करते। वे सुशीला बहन जी के घर गई हैं। अच्छा, उनके आने पर ही मैं बात करूंगा, कल्याणी कहते हुए जयकृष्ण बाहर चले गए। मालती को यह बात मालूम होगी या स्वयं कल्याणी कह देगी, किंतु अगर आते ही उपमा ने कह दिया कि बाबू चाची के पास ऊपर बैठे थे तो तुरंत तूफान खड़ा हो जाएगा। इसलिए कल्याणी उसे कहानी कहकर बहलाने लगी। कल्याणी को लेकर कभी घर में तूफान खड़ा हो जाता तब उसका जी चाहता था कि धरती फटे, वह समा जाए उसमें। वह नहीं चाहती थी कि वह उनके सुखमय जीवन में विषाद का कारण बने, इसलिए सबसे छिपी छिपी रहती थी। वह यही चाहती थी कि किसी को उसके अस्तित्व का पता न लगे। अभागिन नारी जिसे परमात्मा ने सौंदर्य देते समय इतनी उदारता दिखलाई थी, उसके भाग्य में सुख का एक क्षण भी न लिखा था। सुशीला के यहाँ मालती को बहुत सी बातें सुनने को मिलीं। सुशीला की सास ने यहाँ तक कहा, दुल्हन, तुम्हें तो अभी अच्छा लगता होगा, सहेली मिल गई है, पर वह कुलच्छनी है, तुम्हारा घर भी चौपट कर देगी। उस छूत को निकाल बाहर करो। मालती निश्चय करके लौटी थी कि आज वह जयकृष्ण से जरूर कहेगी कि अब वह कल्याणी को अपने घर में नहीं रख सकेगी। बहुत दिन रह चुकी। लौटते ही उसने देखा कि जयकृष्ण कमरे में लेटे अखबार पढ़ रहे हैं। उसने अंदर आकर घंटी की बटन दबा दी। उपमा सो गई थी। कल्याणी नीचे आई। मालती ने उसे चाय तैयार करने को कहा। सोचा चाय पीने के बाद कहूँगी, किंतु रहा न गया। दफ्तर पहुंची। जयकृष्ण ने अखबार रख दिया। पत्नी का वे बहुत आदर करते थे। मालती पास जाकर बैठ गई। बोली, मैं अभी सुशीला के घर गई थी। सब लोग इस बात से बहुत असंतुष्ट हैं कि हम लोग कल्याणी को